हेलो दोस्तों, मैं बीरेश यूट्यूब चैनल बीरू मोटिव पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बात करूंगा उन 8 गलतियों की जो म्यूचुअल फंड में निवेशक से हो जाती हैं। बात करते हैं पहली गलती, ऑब्जेक्टिव गोल क्लियर न होना। यानी कि हमारा गोल क्लियर नहीं होता है, हमें क्लियर नहीं होता है हमें कितना पैसा चाहिए और कितने टाइम में चाहिए। ये चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए। सपोज करते हैं हमें ये क्लियर हो गया, हमारा गोल क्लियर हो गया, CR 1 करोड़ हमें चाहिए और टाइम भी हमारा क्लियर हो गया, हमें 10 साल में चाहिए। इसके बाद हमारा रिस्क और एपेटाइट यानी कि जोखिम लेने की क्षमता और पैसा कमाने की भूख कितनी है उसको भी हमें देखना होता है। जैसे कि हमारी रिस्क लेने की क्षमता थोड़ा सा ज्यादा है तो हम स्मॉल कैप और मिड कैप को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। अगर रिस्क लेने की क्षमता थोड़ी सी और कम है तो हम लार्ज कैप में चले जाते हैं। इसमें थोड़ा सा स्मॉल और मिड से कम रिटर्न मिलता है लंबे टाइम में और रिस्क भी थोड़ा सा कम होता है क्योंकि इसमें बड़ी कंपनियां होती हैं। इसके बाद अगर निवेशक बोलता है नहीं भाई मैं तो और कम रिस्क लेना चाहता हूं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, तो उनके लिए क्या होता है, डेट फंड होता है जो कि 8% का ही रिटर्न देता है। ये इक्विटी में नहीं होता है पैसा और ये 8% का आप रिटर्न ले सकते हैं और लिक्विड होता है, इसको कभी भी निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। इसके बाद अगर निवेशक फिर भी बोलता है कि नहीं यार इससे तो ज्यादा रिस्क ले लूंगा मैं और रिटर्न भी ज्यादा चाहिए थोड़ा सा, तो अब इसका देखें, इसका 16% का रिटर्न है और इसका 8% का रिटर्न आता है और इनकी बात करें 18 से 20% के भी रिटर्न इनके आ जाते हैं स्मॉल और मिड कैप के। तो वो बोलता है नहीं इससे थोड़ा सा ज्यादा और इससे कम रिस्क लेना चाहता हूं, तो फिर उनके लिए बीच में बनता है, इसका नाम हो जाता है हाइब्रिड फंड, जो कि 12 से 14% तक की रिटर्न दे देता है। ये बीच वाला हो जाता है और 1 करोड़ रुपए का वो गोल पूरा कर लेता है। दोस्तों दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान की बात करते हैं। डायरेक्ट प्लान वो होते हैं जो म्यूचुअल फंड की साइड से लिए जाते हैं, जैसे MF यूटिलिटी से आप ले सकते हैं, वो डायरेक्ट किसी भी AMC का फंड ले सकता है, या फिर आप AMC की साइड जैसे SBI म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट साइड ऐप होता है, उससे भी आप खरीद सकते हैं, वो भी आपको डायरेक्ट ही फंड देगा। लेकिन रेगुलर फंड आप या तो आपने एडवाइजर के थ्रू खरीदेंगे तो वो रेगुलर फंड दिलाएगा, या डिस्ट्रीब्यूटर है उसके थ्रू भी आपको रेगुलर फंड ही मिलेगा। इनमें थोड़ा सा फर्क होता है, इसका थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि इसमें आपको हमेशा टाइम टू टाइम एडवाइस मिलती रहती है। इसके लिए इसका अगर 1.5% एक्सपेंस रेशियो होगा तो इसका 1% एक्सपेंस रेशियो होगा। ठीक है, तो इसमें 1% होगा तो इधर 1.5% होगा। तो अगर आप जानकार हो और आपको फंड चूज करना आता है तो आपके लिए बेटर है डायरेक्ट फंड ही लें आप। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में मैं बहुत अच्छी 8 गलतियों के बाद भी आपको एक बहुत अच्छी सी टिप्स बताने वाला हूं। अभी बात करते हैं दोस्तों डिविडेंड और ग्रोथ की। आप म्यूचुअल फंड देखेंगे तो किसी में डिविडेंड लिखा रहता है और किसी में लास्ट में ग्रोथ फी लिखा रहता है, तो आप इनमें से क्या चूज करें। आप अगर डिविडेंड चूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, हर 3 महीने बाद जो भी म्यूचुअल फंड में हमारे में शेयर हैं उनका जो डिविडेंड आएगा वो हमारे बैंक अकाउंट में हर 3 महीने बाद आता रहेगा और जो हमें रेगुलर इनकम के तौर पे मिलता रहेगा। तो आप सपोज करो कि हमें जो कुछ मिल रहा है पैसा उतना ही हमारी NAV कम रहेगी, यानी कि हमारा जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा, यानी कि 14% रिटर्न होगा इधर तो 15% इधर हो जाएगा। इधर क्यों हो जाएगा 15%? क्योंकि जो डिविडेंड का पैसा है, जो मनी है, वो NAV में रीइन्वेस्टमेंट होता रहता है, यानी कि वो पैसा दोबारा से उसी फंड में लग जाता है। तो इस तरह से आप देखें तो मैं आपको बताऊंगा हमेशा आप ग्रोथ प्लान लें, आपने ग्रोथ करनी है पैसे की। चौथे पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों फोकसिंग ओनली ऑन पास्ट रिटर्न। आप कभी भी म्यूचुअल फंड को खरीदते समय
उसके रिटर्न को देख के मत खरीदो, क्योंकि वो एक साल में उसने 30% का रिटर्न दिया है, किसी ने 35% का रिटर्न दिया है, और जिसने ज्यादा रिटर्न दिया है उसी को आप सेलेक्ट कर लेते हो। तो ये तरीका दोस्तों गलत है, क्योंकि कभी भी एक फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो में बहुत कुछ शेयर हैं, उनका कुछ रिटर्न अच्छा आ गया होगा, इस वजह से आपके फंड का रिटर्न अच्छा आ गया। ये जरूरी नहीं है कि वो शेयर आगे भी ऐसा ही रिटर्न देंगे। इस तरह से आप कभी भी स्कीम को सेलेक्ट न करें, स्कीम का पोर्टफोलियो देखें, किस तरह से उसमें डिवर्सिफिकेशन हो रखा है और कहां कहां हमारा पैसा लगा रखा है, किस किस शेयर में हमारा पैसा लगा रखा है, डिवर्सिफिकेशन है, उसी को देख के आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद पांचवा आ जाता है ओवरलैपिंग और डिवर्सिफिकेशन की बात करता है। ओवरलैपिंग, कई लोग होते हैं कि कई फंड खरीद डालते हैं, जैसे लार्ज कैप का खरीदा, उन्हें फोकस्ड इक्विटी खरीदा, उसमें भी लार्ज कैप है। अब मल्टी कैप खरीदा, उसमें भी लार्ज कैप है। आपने ब्लू चिप फंड खरीद लिया, ब्लू चिप भी लार्ज कैप ही होते हैं। तो इस तरह से 3-4 फंड एक ही टाइप के न खरीदें, आप प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करें। आपने अगर लार्ज कैप खरीदे हैं तो उसके जैसा फंड ना खरीदें, उसके दूसरे टाइप का फंड खरीदें। तो इस तरह से या तो आप लार्ज कैप का खरीद लें, एक फंड मिड कैप का खरीद लें, एक स्मॉल कैप का, इस तरह से आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। इसको भी अगर आप एक ही फंड लेना चाहते हैं तो मल्टी कैप, यानी कि तीनों कैपों का एक हो जाता है, उसको खरीद लें। तो इस तरह से आप डाइवर्सिफिकेशन हमेशा करें, ओवरलैपिंग न करें, एक जैसे शेयर दूसरे भी फंड में उस तरह का न खरीदें। ये हमारा पांचवा पॉइंट खत्म हो जाता है दोस्तों, इन चीजों को ध्यान रखना है। तो छठवें पॉइंट की बात करते हैं, इसमें इग्नोर एग्जिट लोड। आप एग्जिट लोड को इग्नोर ना करें, हमेशा देखें, एग्जिट लोड को देख के म्यूचुअल फंड को खरीदें। कईयों में 1 साल का एग्जिट लोड होता है और वो भी 1% होता है। अगर आपने सपोज करो 1 लाख रुपए लगा दिया और 5-6 महीने बाद वो निकाल लिया, तो आपको 1% सीधा सा करता है, या 10 दिन बाद भी निकाल लिया तो भी 1%, यानी कि 1000 रुपए सीधा सा आपका एग्जिट लोड में कट जाएगा। तो इसको आप जरूर ध्यान में दें। आप जिसमें 15 दिन का एग्जिट लोड है या उससे कम है, उस तरह के फंड को आप सेलेक्ट करें। आप शॉर्ट टर्म में ले रहे हो, अगर लॉन्ग टर्म में ले रहे हो तो आप एग्जिट लोड को फिर भी देख के इसके बाद आ जाता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो यानी कि जो म्यूचुअल फंड पे हम पैसा लगा रहे हैं, उस म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर कितने रुपए में हमारे पैसे को कितना पैसा ले रहा है उसको मैनेज करने के लिए। सपोज करो 1 लाख आपने दे दिया उसको, उसके फंड में, तो वो 0.1% यानी कि एक्सपेंस रेशियो 1% एक्सपेंस रेशियो वो हमसे काटता है। ये सीधा सा हो जाता है। सपोज करो 1 लाख पे 1000 रुपए वो अपने खुद के काटेगा। शेयरों को वो खरीद भी रहा है, बेच भी रहा है, उसका भी चार्ज जाता है। उसने अपनी टीम को भी लगाना होता है, उनका चार्ज देना, सॉफ्टवेयर और ऑफिस, सारा खर्चा इस तरह से होता है। तो ये 1% एक्सपेंस रेशियो ये आपसे काटता है। तो आप हमेशा ये देखें, जितना छोटा फंड का AUM होगा, एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM छोटा होगा, उतना ही ज्यादा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा, और जितना बड़ा फंड होगा, AUM ज्यादा बड़ा होगा, उसमें कम खर्चा आएगा, उस हिसाब से आपका एक्सपेंस रेशियो कम होगा। तो आप हमेशा देखें 1% से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले फंड को आप थोड़ा सा अवॉइड करें। आप इसमें देखें पैसिव फंड होते हैं, एक्टिव फंड होते हैं और पैसिव। एक्टिव यही फंड होते हैं जो फंड मैनेजर करते हैं। पैसिव फंड बोलते हैं ETF हो गया, इंडेक्स फंड हो गया। उनमें क्या होता है भाई, निफ्टी के इंडेक्स है, 50 कंपनियां, फंड मैनेजर को कोई मेहनत नहीं करनी है, एक बार उसने खरीद दिया, फिर बार बार खरीदना बेचना भी नहीं करना है, तो उसमें उसका खर्चा कम आता है। तो कभी भी देखेंगे आप ETF या इंडेक्स फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो मुश्किल से 0.30% ही होता है, यानी कि बहुत कम होता है। और आप देखेंगे एक्टिव फंड में एक्सपेंस रेशियो यहां बढ़ जाता है। अभी इसी फंड को मैंने बताया था, डायरेक्ट और रेगुलर वाला बात बताया था। अगर इसी फंड को, एक तो हो गया, ये तो म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे रहे हैं 1% हम मैनेज करने के लिए अपने पैसे को। अगर हमें यह भी पता नहीं है कि फंड मैनेजर कौन सा है, कौन सी स्कीम सेलेक्ट करना है,
ये तो शेयरों को सेलेक्ट करेगा, अच्छे शेयरों को सेलेक्ट करेगा, इस वजह से 1% हम इसको दे रहे हैं। लेकिन इस स्कीम को कौन सेलेक्ट करेगा? इस स्कीम को अगर सेलेक्ट करना नहीं आता है तो आप अपने एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर को भी इससे आधा यानी कि 0.5% उसको भी देते हो तो हो जाता है 1.5%। ये आपका एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। तो दोस्तों न तो ये ज्यादा है आपके लिए और न ये ज्यादा है, क्योंकि ये आपको अच्छे शेयर सेलेक्ट करके देगा और ये बंदा आपको अच्छे फंड सेलेक्ट करके देगा। अगर हमें नॉलेज है तो हमें ये कट कर देना चाहिए, अगर हमें और भी ज्यादा नॉलेज है तो फिर हमें ये भी नहीं लेना चाहिए और हमें डायरेक्ट स्टॉक लेना चाहिए। तो बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों कभी भी ऐसी गलती मत करना, आपने एसआईपी किया, मार्केट कई बार साइडवेज हो जाता है, कई बार थोड़ा सा नीचे आता है, तो 1-2 साल आपका निवेश थोड़ा कम भी हो जाता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो टारगेट है, आपका जो टाइम फ्रेम है, उसमें आपका हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। तो इसको मैं कुछ चार्ट की मदद से आपको समझाऊंगा। हाँ, इस चार्ट को देखें दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे एसआईपी का चार्ट है। इसमें क्या है देखो, ये 1,20,000 एक साल में 10,000 रुपए की एसआईपी किया इन्होंने और 1,20,000 रुपए इन्होंने जमा किया। और आप देखेंगे उसी साल में मार्केट डाउन हुआ 20%, तो क्या हुआ, इनका पैसा 1,20,000 से 1,01,000 ही रह गया, इनको घाटा हुआ पहली साल में। फिर उन्होंने दूसरी साल में इनका जमा हो जाता है 2,40 और आप देखें इनका 1,62 मात्र रह जाता है, इनका घाटा रहता है 8% का, इनको घाटा रहता है। 2001 में भी थोड़ा सा मार्केट दबा रहा, 2002 में थोड़ा सा मार्केट संभला और 3,60 का इनका पैसा देखो 3,31,000 रुपए हो जाता है। तो आप देखना 3 साल तक ये लॉस में चले थे। इसके बाद देखें 2003 में थोड़ा मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया था, 24% का रिटर्न दिया। आप देखें 4,80,000 रुपए से 7,84,000 रुपए हो जाता है इनका अमाउंट। तो ये बड़ा अमाउंट हो जाता है। और इसी तरह से आप देखें रिटर्न की बात करें 24% का, फिर 30% का, आप देखें 10 साल में 28% का रिटर्न दिया है, 10 साल में 28 का रिटर्न दिया है। मैं तो आपसे 12-14 की बात करता हूं। और देखो 20 साल में देखेंगे तो इसने 16% का, ये सेंसेक्स की बात कर रहा हूं मैं, और ये एमपी की वेबसाइट पे, आप एमपी की वेबसाइट पे ये बिल्कुल करेक्ट डाटा होता है दोस्तों। और इसमें दिखा रखा है 10,000 एसआईपी का है इसमें। तो आप देखें इसमें लास्ट में 17.26 का रिटर्न इसने 24 सालों से दिया है। तो दोस्तों ये होती है एसआईपी की पावर और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमारा एफआईपी काम करता है। अगर 3 साल तक भी आप घाटे में जा रहे हैं तब भी उसमें कैपेसिटी है, वो उसी स्पीड से बढ़ेगा और आपके लक्ष्य को पूरा कर देगा और आपको 17-18% की रिटर्न दे देगा।